आप देख रहे हैं आज तक और वक्त हल्ला बोल का है, लेकिन आज लगातार कवरेज आप देख रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये बीजेपी कह रही है, लेकिन क्या यही बिहार ने भी कहा है? जिस तरह की स्ट्राइक रेट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 110 में से 74 सीटों पर फतह पाई है, माना जा रहा है कि सबसे बड़ा उनका योगदान है नीतीश कुमार के एक बार फिर से अगर वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो उसके पीछे ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं बीजेपी मुख्यालय की राजधानी दिल्ली में, जहां से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार की जीत सबसे बड़ी जीत के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करना चाह रही है, क्योंकि कोरोना काल के बाद इस जीत के जरिए केंद्र सरकार पर भी कई मायनों में मुहर लगेगी। और इसी की तस्वीरें आप इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से देख रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता इस वक्त वहां से जुड़ रही हैं। श्वेता, काफी भीड़ लगता है इकट्ठा हो गई है, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। जी, प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष के संबोधन का भी इंतजार हो रहा है। यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देखिए कि आपको दिल्ली के हर चुनाव क्षेत्र का, हर लोकसभा क्षेत्र की झांकी दिख जा रही है। एक ही नारा लेकर सब आ रहे हैं, बिहार में बहार बा, फिर से एनडीए सरकार बा। ये नारा लेकर, ये तख्ती लेकर अलग अलग इलाकों से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ जाएंगे, जो इस बात का बिहार में नहीं सोचा था, लेकिन इसी वजह से आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे संपर्क करने की। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हर एंगल के शॉट से, और गीत गाए जा रहे हैं वो लोगों के इशारों से ही पता चल रहा है। महिलाएं खास तौर पर आज वहां पर दिख रही हैं, और अगर आप देखें तो जिस तरह से महिला वोटर का टर्नआउट हुआ है, माना जा रहा है कि सबसे बड़े जो टर्निंग पॉइंट्स रहे एनडीए की जीत के पीछे, वो महिलाओं का समर्थन रहा और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद यहीं, जहां आप ये पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं, गीत संगीत बीजेपी के मुख्यालय में दिल्ली में चल रहा है, पहुंचने वाले हैं। और साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्री, बड़े मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मंच पर आपको दिखाई देंगे, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। श्वेता, सुन सकती हैं अगर आप हमें, तो बताइए क्या कुछ हो रहा है और कितनी देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं वहां? देखिए, मंच से जो घोषणाएं हो रही हैं उसके हिसाब से कहा जा रहा है किसी भी समय, और उस किसी भी समय की वजह से और उस रखने के लिए अलग अलग जगह छोटे छोटे समूहों में किस तरीके से ढोल लगाना, और सिर्फ मोदी की नारा सुनाई दे रही है, सिर्फ मोदी का नारा सुनाई दे रहा है। क्यों जी? क्योंकि बिहार की जीत किसके नाम है? जी हमारे मोदी जी के नाम है। नीतीश कुमार के नाम या मोदी जी? मोदी जी के नाम। मोदी जी के नाम है। बिहार पहला ऐसा राज्य बना जहां 10 लाख कलेक्टर की नौकरी छोड़ के लोग एनडीए को सपोर्ट किया है, और मोदी जी के नाम पर सपोर्ट किया। सिर्फ मोदी जी पर भारत की है, 10 लाख नौकरी छोड़ दी है, इसीलिए मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। नीतीश कुमार बा, बिहार में बाहर बा, नीतीश कुमार बा, एनडीए सरकार बा लिखा है आप लोगों ने। तो सीधी सी बात है रोहित, ये जो बातें सुन रहे हैं आप, उसमें एक ही बात को सब दोहरा रहे हैं कि जीत केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर मिली। यहाँ पर यकीन यही है। अब बंगाल की बारी। और बीच में एक दो लोग नीतीश कुमार का भी नाम ले रहे थे। हमारे साथ कई खास मेहमान, शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व मंत्री, बीजेपी के नेता जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी, सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी का पक्ष रखेंगे। अभय दुबे जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जीत एनडीए की हुई है, लेकिन क्या मोदी उसकी वजह रहे? अंजना जी, ये एनडीए की जीत है और मोदी जी एनडीए के सर्वोच्च और सबसे बड़े नेता हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी ने 1 दर्जन जनसभाओं में कहा है कि नीतीश कुमार है तो संभव है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये और भी आगे बढ़ता
मुझको ज़रा आधा मिनट आप दीजिए, उसका जिक्र मैं अगर नहीं करूँगा तो ये कहानी पूरी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का जो एनडीए है वो बहुत संकट में था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड हम हार चुके थे। सारी निगाहें हमारी इसी बिहार पर लगी हुई थी, चूँकि इसके बाद एनर्जी प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पश्चिमी बंगाल और आसाम फतह करने था। इस सारे में जो आज 200 125 पे हम रुके हैं और मोदी जी के करिश्मे की हम लोग प्रशंसा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर इंटरनल सबोटाज ना हुए होते तो जो वक्तव्य दिया है फडणवीस साहब ने कि मेरी धड़कनें तेज हो रही थी, तो शायद ये धड़कनें तेज ना होती। रात एक चैनल पे ग्राफिक्स के जरिए बताया गया है कि 83 सीटों पर जेडीयू लीड कर रहा था, बट फॉर एलजेपी अलोन ये हो पाया। लालू जी के दोनों बेटे चुनाव हार रहे थे और एक तो हार ही चुके थे। अगर वहां पर एलजेपी के कैंडिडेट ने उन वोटों को ना काटा होता जो वोट वहां नहीं जा रही थी, तो इस जश्न को भी मनाएंगे, मोदी जी की प्रशंसा भी करेंगे, भाजपा के कमिटेड कार्यकर्ताओं की भी प्रशंसा करेंगे। लेकिन जयचंद्र का अगर जिक्र नहीं करोगे तो आगे भी इस तरह की घटनाएं होंगी। आज टोकना पड़ेगा सर, क्योंकि लॉजिक में बड़े सारे इफ एंड बट लग रहे हैं। सर, एलजेपी इतनी बड़ी, इतना बड़ा फैक्टर हो गया कि एलजेपी ने जेडीयू को धराशायी कर दिया। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जेडीयू को मिला है। मुश्किल उनको एक सीट तो आई है सर। मानते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ साथ महिलाओं के वोटों के मोबिलाइजेशन में आप कह रहे 87 सीटों पर आप लीड कर रहे थे। त्यागी जी बात तो सुन लो, किसी और की भी सुन लो ना यार। आप कह रहे 87 सीटों पर आप लीड कर रहे थे, उसके बाद 43 सीटें मिली, इसका 44 सीटों पर आपको उन्होंने हरवा दिया। इसका वो आपसे बड़ी पार्टी हो गई, पहले ही आपको 44 सीटों पर हार सकते हैं, इतना मार्जिन उनको वोट मिले, उनकी क्रेडिबिलिटी आपसे ज़्यादा है ना। इसका मतलब आप ये मान रहे हैं ये बात, एलजेपी के वोट 44 सीटों पर आपको हरा सकते हैं, इसका मतलब अगर उनके वो गठबंधन में होते तो उनकी सीटें और भी ज़्यादा आती। केसी त्यागी जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, कौन मानेगा कि आप ऐसी बात कर रहे हैं? एलजेपी इतना बड़ा फैक्टर हो गया कि 44 सीटों पर आपको हरा दे। उम्मीदवार खड़े किए गए, ऐसे खड़े किए गए। त्यागी जी, किसने खड़ा किया? चिराग पासवान को। लोग तो कुछ और कहते हैं कि आप ही के एनडीए के सहयोगियों ने खड़ा किया था उनको, नीतीश कुमार को छोटा करने के लिए। सामाजिक समीकरण के हिसाब से अच्छी खासी वोट काट रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो तेजस्वी यादव के सामने खड़ा था, कौन बोल रहे हैं बीच में? आशुतोष जी बोल रहे थे सर, लेकिन सवाल यह है कि ठीक है उन्होंने कुछ जगहों पर वोट काटे होंगे, लेकिन उस हिसाब से तो वो फिर बीजेपी के भी वोट काट सकते थे। कई जगह पर बीजेपी का जहां कैंडिडेट था वहां भी उन्होंने खड़ा किया है और काटा है कई जगहों पर। आरजेडी का भी काटा है, लेकिन आरजेडी को भी उतना नुकसान पहुंचाया होगा। सीटें कम हुई हैं जेडीयू की, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई पार्टी किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगी, वहां भी ओवैसी ने उनको नुकसान पहुंचाया, लेकिन सीटों का घटना कुछ कहता है ना। आपके कद का नेता तो उसको स्वीकारेगा। जेडीयू की सीटें घटना कुछ कह रहा है आपसे। अंजना जी, वोट परसेंटेज बहुत कमी, आधी रह गई है पिछली बार से। पॉपुलर वोट जिसको कहते हैं, जिसके नेता की कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है, वो पॉपुलर वोट आपका कम हुआ है। उसके कारण क्या है? चलिए ठीक कर छोड़ दिए, हार गया। कई बार सीटें कम होती हैं, वोट ज्यादा होते हैं, परंतु आपकी सीटें भी कम और वोट भी कम है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 16% वोट ही हमको पिछली बार मिला है, 16% वोट ही हमको इस बार मिला है। नहीं, आपको और दूसरा है, मैं जानता हूँ वोट काटने के लिए कैसे उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। हमारे पिछड़ी जाति के उम्मीदवार के सामने आप अगड़ी जाति का उम्मीदवार खड़ा कर दीजिए। ये बैठे 4 बार के एमपी अपने सामने भागलपुर के, आप इन्हीं से पूछ लीजिए कैसे चुनाव सबोटाज होते हैं। ठीक है, बट किसने सबोटाज किया? और अब तो ये आप जब चुनाव के अंदर है तो सामने वाला आपका गेम तो सबोटाज करेगा ना। कैसे आप 2020 में आप इसका रोना क्यों रो? 2015 में ये बात उम्मीदवार खड़े करके वोट कटवा और किस तरह से जिताया जाता था। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना शाहनवाज जी? जी, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एनडीए के नेता के तौर पर वो उनको शपथ दिलाई जाएगी। आज हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी है और मैं आपको बता दूं, आवाज थोड़ा वो मैंने गार्गिल बहुत किया है ना कोरोना के बाद बीटाडीन से। जी जी जी, अच्छा। तो आवाज खुलती भी है, कभी बंद भी होती है। जी,
तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो त्यागी जी कह रहे थे ना, आप उनके दर्द को उनके जख्म पर आशुतोष जी नमक छिड़कना चाह रहे हैं। जख्म है कि एलजेपी ने कई उनकी सीटों पर जो है वो उम्मीदवार खड़े किए, और यहाँ तक के एलजेपी ने तो हमारी भी कई सीटें खराब कर दी। जिस भागलपुर का जिक्र हो रहा है, अंजना जी आपको मालूम है, हम भागलपुर में बीजेपी के जो उम्मीदवार थे 4 में हम 3 जीत गए, लेकिन जो भागलपुर सबसे मजबूत गढ़ है हमारा, वहाँ हम 927 वोट से हार गए। लोजपा के कैंडिडेट ने 20,000 वोट काट लिया वहाँ, तो लोजपा वहाँ भी खड़ी थी। तो इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी ने सिर्फ जेडीयू का ही नुकसान नहीं किया, कई जगह भारतीय जनता पार्टी का भी किया है। भले वो कहें कि हम मोदी जी के हनुमान हैं और ये वो सब उनको राम ये सब मानते तो हैं, रोना धोना हो राम को जाता है ना मानते सर हैं, राम बात की का। कोई बात नहीं मानते। इसको रोना धोना कहते हैं बात का। वहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी थे जिन्होंने सीमांचल में उनको नुकसान पहुंचाया। सरकार बन रही है, जनादेश मिल गया। हर पार्टी लड़ सकती है, कहीं भी लड़ सकती है, वो नुकसान पहुंचाएगी। मुबारक हो, जनादेश आपके राज्य में जंगल राज की वापसी नहीं हुई है। आपके राज्य में महिलाओं ने दूसरे और तीसरे फेज में बहनें आगे आ गई बूथ पर कि किसी भी शर्त पर जंगल राज नहीं आने देना है, और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मिला है, एक एक वोट। उनको लगता है कि दिल्ली में एक उसका बेटा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो उसकी चिंता करेगा, उसकी परेशानी दूर करेगा। तो नरेंद्र मोदी पर जो विश्वास है, कहीं भी उपचुनाव हुआ देखिए कितना वोट मिला है। अब ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जिधर हैं वहां जीत पक्की है। इसलिए नीतीश कुमार जी के साथ नरेंद्र मोदी जी हैं, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है। हम लोग तो मिलकर मित्र के नाते, साथी के नाते काम करते हैं, और हम ये मानते, मैंने तो कह दिया था हम जुड़वा भाई हैं जब चुनाव लड़ रहे थे, और जब एग्जाम में बैठते हैं तो 2 भाई अच्छी मेहनत करते हैं। एक को कम नंबर आ जाए तो माँ बाप उसको डांटते नहीं है। अबे दुबे जी, ठीक है, काफी उत्सुक लग रहे हैं कुछ बोलने के लिए, लेकिन देखिए ना, क्या कीजिएगा, आज एक बार फिर ऐसा मौका आया, कोरोना आया, लॉकडाउन आया, इतनी इकोनॉमी को झटका लगा, वापसी भी हो रही है, मजदूरों की परेशानी थी, बिहार की ऐसी त्रासदी थी प्रवासी मजदूरों की, फिर भी आज रौनक देखिए कहां है, बीजेपी दफ्तर, और कांग्रेस में वही सन्नाटा। और अपने आंकड़ों के सन्नाटों का तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, बोलेंगे तो आपको चुभेगा, लेकिन अपने स्ट्राइक रेट को देख लीजिए। 70 सीटें लड़े थे सर आप, 70 सीटें। अंजना जी देखिए, चुपचाप, बहुत देर से उंगली उठा चुपचाप रहूं तो मुश्किल है। अभी 1 घंटे में चले जाएंगे। बोलिए अभय जी। चुपचाप रहूं तो मुश्किल है, कह दूं तो शिकायत होती है। ये जो भारी आवाज ना हमारे साथी की है, ये झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी है। त्यागी साहब का कैसा दर्द छलका देखा आपने? भारतीय जनता पार्टी के राज्य दर राज्य की हार गिना दी। ये दोनों, ठीक है, आप बीजेपी पर ऐसे लिखिएगा, स्ट्राइक रेट दिखाइए जरा एक बार, फुल स्क्रीन स्ट्राइक रेट दिखाइए। दोनों चाचाओं ने मिलकर बिहार की सरकार चुरा ली। बीजेपी पर बाद में ऐसे लिखिएगा सर, ये देखिए अपना स्ट्राइक रेट। 70 में 19 बिहार की सरकार ऐसे मार्क्स जब बच्चे लाता है तो क्या कहा जाता है? 19 आउट ऑफ 70। प्रधानमंत्री तो ऐसा मार्क्स अगर कोई लेकर आए तो आप उसको क्या कहिएगा उस बच्चे को, वो बताइए। इनकी कितनी जमानतें जब्त हुई हैं, ये पूछ लीजिए। क्या हुआ? वक्त की गर्दिशों में पलते हैं, हौसले तो नहीं पलते हैं। हमारे पास है, चिंता मत करिए। जो चुराई हुई सरकार है, दोनों चाचाओं ने ना, ये दोनों चाचाओं ने बिहार की 10 नंबरी सरकार है, 10 सीटें चुराई है शहनवाज जी आप लोगों ने। ये 3 सी से आप जीते हो, जानते हैं? चिराग पासवान कह रहे हैं, चुनाव आयोग बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। दुबे जी, हार के बिहार की जनता के जनादेश का अपमान मत कीजिए। बिहार की जनता ने 125 सीटें दी, आप उसको 10 नंबरी कह रहे हैं। बिहार के लोग बहुत आहत हो जाएंगे, बिहारी बड़े टची होते हैं। दुबे जी, इस तरह बिहार की जनता का अपमान मत कीजिए। 600 वोट से जीते थे, उन्हें हरा दिया। 1 सेकंड अभय जी, बात तो सुन लीजिए। ये बात तो आप पहले से बोल के गए थे अभय जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, हार के दर्द ने आपको शायर तो बना दिया, लेकिन ये क्या सी बात हुई कि असदुद्दीन ओवैसी लड़े तो हमारी तरफ से लड़े, वरना अपने आप से नहीं लड़े? ये क्या मतलब हुआ? अब आप ये भी तय करेंगे कि कोई पार्टी लड़े ना लड़े, लड़े तो कहां से लड़े और क्यों ना लड़े? ये सारी चीजें अब कांग्रेस पार्टी से पूछ के तय करेगा कोई? कांग्रेस से नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री जी से पूछ के लड़ते हैं ओवैसी साहब। क्या बात करते हैं आप?
जहां 24 जो अपने राज्य तेलंगाना में 9 सीटों पर चुनाव लड़ता हो, वो सीमांचल में 24 सीटों पर लड़ता है, वो उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर लड़ता है जहां ध्रुवीकरण कराया जा सकता है, वो झारखंड में लड़ता है, वो महाराष्ट्र में। अरे इनके हेलीकॉप्टर में तेल कौन डला रहा है, एक बार पता तो कीजिए आप। ये जो प्यार की पींगे बढ़ाते हैं ना चुनाव के समय, पुराने साथी वो आपके हैं, मजलिस हो या मुस्लिम लीग हो, इसको बड़ा किसने किया? अरे यूपीए के पार्टनर आपके रहे, हमारे कभी पार्टनर नहीं रहे। ओवैसी साहब से पूरी करा दी आप। अभय जी, अभय दुबे जी, वो कहीं पर चिराग ने हराया, कहीं पर ओवैसी ने हराया। खोजते रहिए बाहर कोई ना कोई बहाना, इसे बहाना ही कहा जाता है लोकतंत्र में। अशोक सिंघल, वहां से तस्वीरें आ रही हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें बताइए क्या कुछ है, जबरदस्त उत्साह दिख रहा है वहां। अशोक, देखिए अंजना, यहाँ पर बस इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सदस्य हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, तमाम लोग यहाँ पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं में जो जश्न मनाया जा रहा है कल से और आज उनके बीच में सेलिब्रेट करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। क्योंकि इस ढंग से बिहार में बीजेपी की जीत हुई है और बीजेपी बड़ा भाई बन के सामने आई है। और देख सकते हैं कि धन्यवाद बिहार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा इस परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। जोर से नारा देंगे, भारतीय जनता पार्टी, वहाँ भी बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेट करने के स्वागत है। लीडरशिप जनता के बीच आई और आप देख सकते हैं कि बीजेपी मुख्यालय में किस ढंग से सजाया गया है, किस ढंग से जश्न की तैयारियां की गई है। यहाँ पर कार्यकर्ता काफी तादाद में यहाँ पर जमा है, कटआउट लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के, लाइटिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि लोग काफी उत्साहित है और कल रात भर भी देर रात तक भी कल जश्न मनाया गया था, लेकिन लीडरशिप नहीं थी क्योंकि लीडरशिप चाहती थी कि जब पूरे रिजल्ट बाहर आ जाएंगे तब वो सेलिब्रेट करेंगे। और इसीलिए आज का दिन पार्टी ने तय किया था कि आज प्रधानमंत्री से लेकर तमाम टॉप लीडरशिप जनता के बीच आएंगी, कार्यकर्ताओं के बीच आकर के इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, जश्न मनाएंगे। और इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री सहित बाकी लीडर यहाँ पहुंचेंगे और जनता और कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे। खास बात यह है अंजना कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बड़ा चुनाव था बिहार का और उनके लिए बहुत अहम बात है ये जीत, क्योंकि उनकी लीडरशिप अध्यक्ष बनने के बाद बिहार का इतना बड़ा चुनाव बीजेपी जीती है। तो आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उनके घर जाकर के उनको अभिनंदन किया, उनका अभिवादन किया था खुद अमित शाह ने जाकर के और कहा था कि ये जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद ये बहुत बड़ी जीत है पार्टी की। और पार्टी के तमाम नेता यहाँ मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का अभिनंदन करने के लिए और तमाम कार्यकर्ता उनकी मौजूदगी में ये समारोह होगा। मंत्री रह चुके हैं लेकिन अध्यक्ष के तौर पर ये उनकी बड़ी जीत और जिस राज्य से वो आते हैं वहां पर उनकी ये जीत दर्ज करेगी और आने वाले वक्त में उनका कद भी बड़ा होगा। पार्टी के नजरिए से भी अगर हम देखें अशोक, तो जेपी नड्डा के लिए यहां से एक सफर की शुरुआत होगी। उनका कद एक अध्यक्ष के तौर पर बड़ा होगा और आज प्रधानमंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे और वहां पर भाषण देंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष के नाते जेपी नड्डा आज लोगों को संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और जेपी नड्डा के लिए बहुत अहम चुनाव था। उन्होंने बहुत मेहनत भी की, काफी कैंपेन किया। बिहार के अंदर देखा जाए तो काफी समय उन्होंने बिताया, काफी रैलियां की और उनके लिए बहुत बड़ा चुनाव था उनके लिए, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव था, उनकी परीक्षा थी, क्योंकि बहुत तरह की बातें थी। तो ये जेपी नड्डा के लिए भी बहुत अहम है इस ढंग से। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी बड़ी पार्टी बनी है, वहाँ पे बड़े भाई की भूमिका में है, जेडीयू नंबर 2 की पार्टी है। तो ये भी एक अपने में बहुत बड़ी बात है जेपी नड्डा के। और बाकी राज्यों में जो उपचुनाव थे उसमें भी बीजेपी की जो बड़ी जीत हुई है वो भी तमाम चीजें इसमें वैल्यू ऐड करती है अंजना। तो जेपी नड्डा के लिए अहम होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम बड़ी लीडरशिप के सामने यहाँ पे संबोधित करेंगे और जो जीत हुई है उसको सेलिब्रेट करेंगे कार्यकर्ताओं के बीच में। अंजना, ये बहुत बड़ी बात होगी जेपी नड्डा के लिए, क्योंकि अध्यक्ष बनते ही पहला चुनाव, बड़ा चुनाव आया और वो भी जीत हासिल हुई बीजेपी को। तो नड्डा के लिए भी बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए भी, क्योंकि सबकी नजर थी कि जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद किस ढंग से ये चुनाव जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं अंजना, जो बीजेपी में सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार की बजाय बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, बीजेपी के कुछ लीडर ये बात उठा रहे हैं। गिरिराज सिंह थोड़ी देर पहले यहाँ पे आए थे बीजेपी मुख्यालय में, मैंने बात की थी उनसे, तो
तो उनका कहना था कि बेशक बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी हो, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया था चुनाव से पहले कि बिहार में नीतीश कुमार के लीडरशिप में चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार हमारे नेता थे, और बीजेपी ने तय किया था, बीजेपी का ही और जेडीयू का ये फैसला था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेगा, सीटें कितनी भी आए तो इसमें कोई दुविधा नहीं है। और बीजेपी से जो सेलिब्रेशन है, जो जीत है, पश्चिम बंगाल तक लेके जाएगी। यही बीजेपी की कोशिश है कि इस जीत का फायदा, बिहार के चुनाव का फायदा पश्चिम बंगाल जो चुनाव आने वाले हैं अगले साल, उसमें इसका फायदा उठाया जाए, क्योंकि बिहार के लगता प्रदेश है पश्चिम बंगाल, तो बीजेपी इस जीत को पश्चिम बंगाल तक चुनाव तक भुनाना चाहती है। और खुद अमित शाह हर महीने वहां पे जाएंगे, पिछले दिनों भी गए थे, और हर महीने वहां जाकर के पूरे चुनाव को देखेंगे। अंजना, ये सब एक्टिव करेंगे पूरे कार्यकर्ताओं को। ये कोशिश रहेगी बीजेपी की कि अमित शाह खुद मोर्चा संभाले पश्चिम बंगाल का, तो कहीं ना कहीं, और खुद नड्डा भी वहां गए थे अंजना, बिहार की जीत से कहीं कार्यकर्ताओं में एक उनका उत्साह बढ़ा है। यही बीजेपी को कोशिश है कि इस उत्साह को आगे भी बरकरार रखा जाए। नड्डा का कद क्या यहाँ से एक अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि इसके साथ ही लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियां बनी उस पर मुहर लगी है, ये भी आज पीएम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे मुझे लगता है। मुझे देखिए, लॉकडाउन के बाद ये पहला चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, और लोग लोगों के बीच में एक ऐसी, खास करके मेरे मित्र, इनके जैसे बहुत सारे बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और जो कवर कर रहे थे बिहार को, उनकी ऐसा उनका एक परसेप्शन था कि बिहार संभवतः ये चुनाव हार जाएगा, जिसमें पैंडेमिक की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो इसमें निश्चित तौर पर यह भी कहा जा रहा था कि गठबंधन ठीक से नहीं काम कर रहा है, बिखरा हुआ है, यह भी कहा गया था, इसी स्टूडियो से लोगों ने कहा था। लेकिन अब इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके और एक भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी बढ़त मिली है और एनडीए जीत करके आया है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो नड्डा जी की साख है उसको मजबूती प्रदान होगा, वो उनका जो कद होगा वो भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर बड़ा होगा, क्योंकि 2015 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में से वंचित रह गई थी बिहार में। और इस चुनाव में चूंकि नड्डा जी का विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव रहा था और पहले वो पटना यूनिवर्सिटी की राजनीति में भी वो काफ़ी सक्रिय रहे थे, बिहार को वो अच्छी तरह जानते थे, उनके पिताजी भी पटना यूनिवर्सिटी से संबद्ध थे, तो बिहार की राजनीति का एक प्रकार से उनका अनुभव तो बहुत पहले से था। हाँ। अब ऐसी स्थिति में चूंकि एक बहुत बड़ा स्टेट है बिहार, जहां से आपको 40 सांसद आते हैं, और ऐसी जगह पर जहां की एक बिहार बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन माना जा रहा था, और वैसी स्थिति से यदि आप जीत निकाल करके लाते हैं, जितने एग्जिट पोल थे वो देख करके लोगों को हम सारे लोग कह रहे थे कि हम लोग एग्जिट पोल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी लूज कर रही है, और ऐसी स्थिति में जब जीत आपके पास आता है तो वो जीत पहले से ज़्यादा सुखद लगता है और वो ज़्यादा गरिमामय लगता है, और मुझे लगता है कि नड्डा जी की साख को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। ठीक है आशुतोष, निश्चित तौर पर पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर अगर पहली जीत अगर उनके पास होती तो इससे उनका कद पार्टी में जरूर बढ़ेगा। हारते तो ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि लोग कहते हैं आप बिहार के रहने वाले हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं और आप चुनाव नहीं जिता पाए, तो इस जीत का श्रेय वैसे तो नरेंद्र मोदी को जाएगा। और आपने एक चीज़ और गौर नहीं की, इस पूरे चुनाव के दौरान आपने बिहार के अंदर अमित शाह जी को नहीं देखा था, तो वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रणनीति कार रहे होंगे, जो सलाहें दी गई होंगी, उसको उन्होंने न केवल अमल करने का काम किया बल्कि सक्सेसफुल करने का काम किया है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ और गौर करनी होगी, क्योंकि बिहार के अंदर आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होंगे। अभी भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन वो बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी अनिश्चितता का वातावरण कुछ समय तक वहाँ रहेगा। उसके अपने कारण है, उसको फिर कभी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अनिश्चितता का वातावरण रहेगा वहाँ लंबे समय तक, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के अंदर ये मर्मरिंग लोकल स्तर पर है कि हम बड़ी पार्टी हैं और हमें मौका मिलना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी आ गए हमारे साथ, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता हैं। शाहनवाज हुसैन और अभय दुबे से हम पहले से बात कर रहे हैं। मृत्युंजय जी कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, महसूस क्या करना है रोहित जी, देखिए ये तो ठीक है कि हम लोग वो आंकड़ा बहुमत का नहीं छू पाए, लेकिन उस आंकड़े से बहुत ज़्यादा दूर भी हम लोग नहीं हैं, करीब पहुंच गए हैं, बाउंड्री लाइन पर जाकर फंसे। लेकिन ये मुकाबला इतना रोचक रहा, ये तो आप भी इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने बिहार की जनता का दिल जीता,
और सबसे बड़े पार्टी के रूप में आरजेडी जीती, ये भी सत्य है। ठीक है कि हम बहुमत के आंकड़े पर, अब उसमें कौन सा खेल हुआ, क्या हुआ, ये सब पर हम अब जाना नहीं चाहते हैं। एक तरफ है सर, लेकिन लालटेन क्या ये 5 साल के लिए अगर बुझा है तो कांग्रेस ने बुझा दिया? देखिए, लालटेन अभी बुझा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हैं। 5 साल के लिए बोला था। लालटेन जो है, हाँ। नहीं, 5 साल के लिए भी नहीं बुझा है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। लालटेन की रोशनी और बढ़ेगी, ये आपको अंजना जी हम विश्वास दिलाते हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ये जीते हैं, जीत कर भी एनडीए के लोग हारे हैं, हम हार कर भी जीते हैं, क्योंकि हमारे नेता ने बिहार की जनता का दिल जीता है और ये साबित किया है कि सबसे बड़े तिवारी जी दिक्कत क्या है ना, जब आदमी चुनाव लड़ता है तो दिल जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ता ना, कुर्सी जीतने के लिए चुनाव लड़ता है। मुख्यमंत्री भी हम मुख्यमंत्री भी बन रहे थे। मैं आपकी स्पिरिट को सलाम करता हूं। आपने जो बात कही बड़ी शानदार बात कही, और यहां पर बैठे जितने भी विश्लेषक हैं उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन इस बात को स्वीकार किया है कि तेजस्वी यादव भी इस जीत में, इस चुनाव में हीरो के तौर पर उभरे। पर सवाल जो अंजना ने आपसे पूछा, आपने स्किप बटन दबा दिया, उस पर स्किप कर दिया आपने उसको, कि क्या कांग्रेस की वजह से यह स्थिति हुई, वरना सरकार आपकी होती। मैं वापस आऊंगा तब आपसे पूछूंगा। अभी एक बार श्वेता सिंह के पास चल रहे हैं। श्वेता सिंह बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री कितनी देर में आने वाले हैं? श्वेता जी, जेपी नड्डा अभी बस प्रधानमंत्री का अब इंतजार हो रहा है रोहित। अब बताया जा रहा है किसी भी समय प्रधानमंत्री आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से अब कार्यकर्ताओं को एक दिशा में ले जा रही है, ताकि जो प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तो सुरक्षा में किसी तरह की दिक्कत न हो। जेपी नड्डा अभी यहाँ पर पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं के सैलाब के बीच रोहित इस बात का एहसास करते हुए सारे कार्यकर्ता कि एक ऐसा किला, दिल्ली और बिहार, 2 जब हारी थी बीजेपी, उस समय एक कसक सी रह गई थी अमित शाह उस समय तत्कालीन अध्यक्ष के दिल में। लेकिन आज की तारीख में अगर जेपी नड्डा का इस तरीके से स्वागत हो रहा है तो सब समझ रहे हैं कि उस समय का परिश्रम और आज का परिश्रम और उस सब के बीच किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बनी, कम से कम इस गठबंधन के भीतर सबसे बड़ी पार्टी। और अभी मैं बातचीत कर रही थी धर्मेंद्र प्रधान और गिरिराज सिंह से, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस बात को रखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो इकलौता और सबसे बड़ा फैक्टर है जिस कारण आज भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े कुछ इस तरीके के नजर आ रहे हैं। रोहित, तस्वीरें दिखा रही है श्वेता, वहां से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं किसी भी समय। जेपी नड्डा वहां पहुंच चुके हैं, बीजेपी के अध्यक्ष, जिनको लेके अभी बात यहां पर यह हो रही कि जेपी नड्डा का कद इस जीत के बाद निश्चित तौर पर बढ़ेगा। मृत्युंजय जी, जहां सवाल छोड़ा था वही वापस पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस के वजन से डूब गए? वरना थोड़ा सा और बेहतर परफॉर्मेंस होता कांग्रेस का तो सरकार आपकी होती आज। नहीं, देखिए रोहित जी, परफॉर्मेंस तो हम लोगों का जितना हम उम्मीद कर रहे थे उसके अनुसार परफॉर्मेंस हमारा रहा। ये ठीक है कि हम 10-15 सीट ऐसे थे जिसमें हमारे उम्मीदवार 7 वोट, 10 वोट, 12 वोट, 100 वोट से हारे। हार है, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन बिहार की जनता ये हार पचा नहीं पा रही है, गले के नीचे उतार नहीं पा रही है। हम आपको, हमारे जो सत्ता में लोग बैठे हैं एनडीए के, बीजेपी शहनवाज हुसैन जी और जेडीयू को हम मुबारकबाद देते हैं जीत की। लेकिन ये जीत बहुत सबक दे गया, खास करके जेडीयू को, चूंकि 2 कप्तानों के बीच में जो लड़ाई थी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और एक तरफ श्री तेजस्वी यादव जी का पलड़ा भारी रहा। इस बात से भी इनकार रोहित जी नहीं किया जा सकता है। एक उभार बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव जी के रूप में अभय जी देख जो रहे हैं, उनकी राजनीतिक कद, 31 साल का नेता, समर्थन मिला, अभी मोर्चा संभाला है, पार्टी को तो बेहतर परफॉर्मेंस में लाया ही, अपने लोगों को यह भी सिखाया कि हार को स्वीकार कैसे करना है। आप लोग सबसे पुरानी पार्टी हैं और यहां बैठ के आप हर चीज को गाली देते हैं सिवाय अपने परफॉर्मेंस के। नहीं, गाली देने, किसने गाली दी? मैं तो हतप्रभ हूँ। 5 बजे टीवी देख लेते सर, पता लगता। प्रधानमंत्री जी, छल प्रपंच की सरकार को प्रचंड बहुमत, तीन सीटें ज्यादा आ गई तो प्रचंड बहुमत। अरे 2010 में भारतीय जनता पार्टी के पास 91 सीटें थी। जब मोदी जी ने 46 रैलियां की तो उसको नीचे लाकर 53% कर दिया। जब अंजना ओम कश्यप जी ने स्ट्राइक रेट नहीं देखा था बिहार का,
आज सिर्फ 20 सीटें इनकी ज्यादा हुई और मैं प्रामाणिक आरोप लगा रहा हूँ। मैं जब तक लगाता रहूंगा। अबे जी, आप अपनी गंवाने से इतने दुखी नहीं है जितने इनकी कम होने से खुश दिख रहे हैं। और मेरे साथ स्कोर सेटल करके कुछ नहीं होगा। स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा। स्ट्राइक रेट राहुल गांधी का भी देखा जाएगा, स्ट्राइक रेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी देखा जाता है, स्ट्राइक हर चीफ मिनिस्टर का होता है। अगर एक पार्टी के तौर पर आप चाहते हैं कि आप लोग जिस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं अपनी लीडरशिप को, वही मीडिया भी करने लगे, तो ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। आपको आकलन करके ये बताना चाहिए। सवाल का जवाब दीजिएगा तभी ना, जब सवाल सुनिएगा। जो मन में पहले से बोलिएगा तो फिर आप लेक्चर दीजिएगा। सर, सवाल ये है कि इस पूरे हिंदी बेल्ट में आप देखिए, यूपी हो, यहाँ पर हो, यूपी में उपचुनाव में जो आप लड़े हैं वहां पर 2-3 जगहों पर आपकी जमानत जब्त हो गई है। आपको ये आकलन करना पड़ेगा कि जनता आपको क्यों ठुकरा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस, पंजाब, इसको कोई नहीं नकार सकता, लेकिन इस हिंदी बेल्ट की बात हो रही है तो स्ट्राइक रेट क्यों ना पूछें, क्यों ना बताएं। अमित शाह गृह मंत्री अब दिख रहे हैं वहां पर पहुंचते हुए, तस्वीरें आ रही हैं। अभय जी, मैं जवाब आपसे लूंगी, एक बार जरा अपने दर्शकों को बता दें। ये आप देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर राजधानी में, और यहाँ पर अब पहले अध्यक्ष आए और उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं। दोनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। जो वक्त बताया गया है उसके मुताबिक लगभग 7 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। आजादी के लिए निकली है, इस तरह के गाने लग रहे हैं वहां पर, बज रहे हैं, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं, मंच तैयार है, माइक्स लगे हुए हैं। कुछ ही देर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उससे पहले जो जानकारी है अभी तक उसके मुताबिक जेपी नड्डा और अमित शाह, देश के गृह मंत्री, भी वहां से बोलेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो लंबा चौड़ा भव्य कार्यक्रम, राजनाथ सिंह भी बोलेंगे, मंच पर रहेंगे और वहां से उनका संबोधन भी होगा, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंत में संबोधित करेंगे। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से बीजेपी दफ्तर में पहुंचे। श्वेता सिंह और अशोक सिंघल, हमारे 2 सहयोगी, इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभय जी से एक बार जल्दी से उस सवाल का जवाब ले लेते हैं। अभय जी, देखिए, आप लाख कोसिए सबको, लेकिन 1-2 सवाल तो मीडिया को पूछने दीजिएगा ना कि कांग्रेस की यह हालत क्यों है, स्ट्राइक रेट से आपको इतना क्यों स्ट्राइक कर रहा है? नहीं, मेरे राजनीतिक दल के प्रति सद्भावना रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। हम आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करेंगे, लेकिन ये जो बात कही जा रही स्ट्राइक रेट की, तो मैं एक बात बता दूं, गठबंधन में जब ये तय होता है, आप देखिए, हमने सीटिंग एमएलए 6 छोड़ दिए गठबंधन के लिए, और काफी हद तक बहुत कमजोर सीटें हमारे हिस्से में आई, लेकिन हमने सामूहिक निर्णय लिया। हम चाहते थे कि जिस प्रकार तेजस्वी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नेता अंततः वही हो, और हमने कलेक्टिवली ये एफर्ट किए। इसलिए ये मूल्यांकित करना कि तेजस्वी का निर्णय अलग हो गया, कांग्रेस पार्टी का अलग हो गया, लेफ्ट का, ये सामूहिक निर्णय था। और प्रधानमंत्री जी ने भी जो चुनाव लड़ा है उसको जेडीयू से अलग होकर नहीं देख सकते। नीतीश कुमार मंच पर थे और उन्होंने सामूहिक सभाएं की, इसलिए जो गठबंधन का दायित्व है। अभय जी, मेरा यही सवाल था ना आपसे, उसकी चर्चा उसके लोगों से हो रही है, आपकी हार की चर्चा आपसे होगी, तो आप अगर ये खुश होकर बताएंगे कि देखो इनकी भी कम हो गई, भाई पहले अपनी देख के दुखी होंगे कि उनकी कम होती देख के खुश हो जाएंगे? और दूसरा, आपने पहले ही सवाल के जवाब में ठीक रहा ओवैसी पर फोड़ दिया। सर, उत्तर प्रदेश में कल ओवैसी के उम्मीदवार थे क्या? गुजरात में ओवैसी के उम्मीदवार थे क्या? मध्य प्रदेश की 28 सीटों में ओवैसी के उम्मीदवार थे क्या? अमेठी में ओवैसी चुनाव लड़े थे क्या? और राहुल गांधी हार गए थे। 243 में से 14 सीटों पर वो लड़े थे। उठाकर देखिए ना, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ही मोदी जी क्यों भेजते हैं ओवैसी? अरे तो 14 सीटें ही प्रभावित करेंगे ना। सुनिए ना, वही मैं कह रहा हूँ, तो 10 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को उसके रहते हुआ। नहीं, दुबे जी मुझे एक बात बताइए, दुबे जी एक सवाल जी से प्रेम इनका देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक लड़े थे 70 पे, मुझे ये तो बता दीजिए, लड़े थे 70 पे। अमेठी में ओवैसी चुनाव लड़े थे क्या? जो आपका गढ़ था, सबसे मजबूत सीट थी कांग्रेस पार्टी की, वहां ओवैसी उतरे थे क्या मैदान में? उठाकर देख लीजिए, ओवैसी जी मुस्लिम बाहुल्य इलाके के अलावा लड़ते हो तो बता दीजिए मुझे। अरे छोड़िए ना ओवैसी को कोसना, मुझे ये बताइए ना कि आप 70 सीटों पर लड़े थे। सीट नहीं तय करते हैं बीजेपी। अरे सर, एक सेकेंड, सीटों पर लड़े, 70 सीटों पर लड़े थे और आपकी सीटें आई 19। 10 ये कह रहे हैं ओवैसी ने हरवा दी, फिर भी आप पिछली बार से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अभय जी, मान लीजिए वो 10 की 10 आपको मिल जाती हैं। अभय जी, एक छोटा सा कोसिएगा, मोदी को कोसिएगा। बोलिए रागी जी, एक सवाल पूछा जा रहा है। अभय जी, एक छोटा सा सवाल है, मिथिलांचल आपका कभी जो है वो गढ़ हुआ करता था,
आप मिथिलांचल से ही इसकी शुरुआत कर देते, लेकिन वहां तो आप वहां से भी नहीं जीत रहे हैं। और ऐसा क्यों आप मान करके चलते हैं कि मुसलमान, क्या आप ऐसा मान लिए हैं क्या कि जो मुस्लिम वोट होता है वो सेकुलर वोट होता है और हिंदू वोट होता है वो कॉम्युनल वोट होता है? नहीं, देखिए, ये जो मुंगेर का नरसंहार करने वाले लोग ये प्रश्न खड़ा नहीं करे हिंदुओं का अधिकार का हक आपसे छीन लिया गया है संगीत रागे जी। इसलिए आप ये हिंदू मुस्लिम की बात अमित शाह साहब क्यों नहीं आए? क्योंकि नहीं, मैं तो सर आपसे यही प्रश्न कर रहा हूं। अभय जी कल ओवैसी यहाँ थे, हमने उनसे ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा आपके बड़े नेताओं से 3 बार कम से कम उन्होंने बात करने की कोशिश की, ये बताने के लिए कि हम साथ लड़ सकते हैं, लेकिन आपका रवैया ऐसा था कि उनके साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। लड़ लेते फिर साथ में लेके उनको महागठबंधन में, किसने रोका था? हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। आपको लगता है वो लड़ेंगे? क्या बात करते हैं आप? अरे बात तो करते हैं आप। वो तो भारतीय जनता पार्टी आपने बुलाया था, कार्यक्रम करते आपने बुलाया था, क्यों लड़ेंगे? आपने बुलाया था सर, आपने बुलाया था। वो बुलाने क्या बात करते हैं आप? वो बीजेपी ने पहले बुलाकर तय कर दिया, 2014 के बाद ही नाम सुनाया आपने इन महाशय का। तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ तय करती है वहाँ वो चुनाव। ठीक है सर, सर सुबह शाम दोपहर तीनों पहर कोसिए ओवैसी को, इससे कांग्रेस बेटर हो जाएगी, बेटर परिस्थिति में पहुंच जाएगी। जवाब आपका मिल गया। राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हुए हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर इंतजार हो रहा है। शहनवाज हुसैन साहब, बड़ी मनोज तिवारी, ऐसे तमाम नेता आपको दिख रहे हैं जो वहां पर उनका स्वागत कर रहे हैं। सीधा शहनवाज हुसैन साहब के लिए। शहनवाज जी, वैसे प्रवक्ता की नौकरी भी बड़ी ऐसी ही होती है, आप यहाँ पर हम लोगों के साथ बहस कर रहे हैं और वहां पर तमाम नेता जुटे हुए हैं। नहीं, वो बिहार का विषय है और मैं बिहार से हूँ, प्रवक्ता हूँ, तो आपका कार्यक्रम लोग बहुत हल्ला बोल 6 बजे देखते हैं, तो पार्टी ने कहा कि हम लोग यहाँ रहेंगे और आप अंजना जी के साथ बहस कीजिए। और ये हमारे लिए खुशी का पल है कि स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही है। और जिस बेल्ट की बात अभय दुबे जी कर रहे हैं, वो जो किशनगंज, अररिया और पूर्णिया का बेल्ट है जहाँ ओवैसी जी लड़े चुनाव, वहाँ कांग्रेस अपना आत्मचिंतन नहीं करती है ना, कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा का उपचुनाव भी हार गई थी, लेकिन किशनगंज अररिया के बेल्ट में राहुल गांधी जी गए, फिर भी आप ओवैसी साहब से 5 सीट हार गए। और आपको मैं बता दूं, बहुत जगह आप लड़ाई में भी नहीं थे, ओवैसी को दोष मत कीजिए। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी आ चुके हैं और केंद्रीय कार्यालय में हैं। जरा यहीं से जोरदार तालियों द्वारा उनका अभिनंदन करिए, जोरदार तालियों द्वारा। से एक बार फिर आप देख रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। मंच पर तमाम जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उसे बुलाया जा रहा है और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष सब वहां पर पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। बिहार की इस जीत में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान ये सीटें बता रही हैं और उसी का जश्न बीजेपी दफ्तर दिल्ली में। अभय दुबे जी, जब एग्जिट पोल आया था तो आप लोग कह रहे थे ये नरेंद्र मोदी की हार है, कोरोना के बाद इन्होंने जिस तरह से परिस्थितियां देश में बनाई है उसकी हार है, तो अब जब जीत मिली है तो क्या उस पर मुहर लग गई? नहीं, देखिए अंजना जी, एक भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली एक बड़ा राजनीतिक निर्णय लिया। उन्होंने एलजेपी के लाल को लड़ा करके नीतीश का चिराग तो बुझाया ही, एंटी इनकम्बेंसी का जो दाग बीजेपी पे था वो भी उन्होंने किसी हद तक धो लिया। इसका प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। मैं बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं, कहने से परहेज नहीं करूंगा। मैं शहनवाज जी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां ठुकरा कर मोदी जी को अपनाया, क्या सही बात है ये कि रोजगार को ठुकरा कर यानी आप बिहार में क्या नौकरियां के अवसर सर्जित नहीं करने वाले हैं? अबे जी, आपके नेता तो कह रहे थे कि बिहार के लोग मुफ्त वैक्सीन की बात पे बिक गए, ये जायज बात थी क्या? आप ही के नेता ने कल ट्वीट किया, कहिए तो पढ़ के नाम पता भी बता दूं। आपके एक नेता ने कल भी पूछा था ये कौन है, हम नहीं जानते, जबकि वो बाकायदे आपकी पार्टी के पदाधिकारी हैं।
फिर नहीं देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी पदाधिकारी बनाकर ट्वीट करा देती है, लेकिन इससे हम सहमत नहीं। ये अभय जी, अब ये तो मतलब अब ये तो फिर अभय जी इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। टीवी पर बैठे हैं आज भी भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी के पदाधिकारी बना के ट्वीट करा देती है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? आपके सारे नेता फॉलो करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी करवा देती है क्या जाके? ऐसा मत करिए। अगर कोई गलत चीज हो रही है उसको दुरुस्त कीजिए ना, अपने यहाँ उनको समझाइए। मैंने आपसे कहा कि ये पार्टी लाइन नहीं है। आज ही राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी से पूछा है कि प्रधानमंत्री जी वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है, आप आपका प्लान बताइए। तो हम तो सहयोगात्मक रूप रख रहे हैं और हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री जी समूचे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी पूरी उम्मीद है। मैं उस पर कोई विवाद नहीं, जहाँ पर है स्वीकार्यता वहाँ हम करेंगे। मैं तो सिर्फ बिहार का एक अच्छा जो निर्णायक मोड़ बिहार के चुनाव में आया है देश के लिए, वो ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी अब कम से कम रोजगार और विकास के मुद्दे से किसी भी प्रदेश में भाग नहीं सकती। उसे अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। अगर वो अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं तो वहां चुनाव जीतेंगे, अगर नहीं उतरते हैं तो वहां हार का सामना उनको करना पड़ेगा। क्योंकि आपके इस 2 मिनट के भाषण में जवाब नहीं मिला, क्या ये लॉकडाउन के बाद जो परिस्थितियां उभरी थी, जिस पर आप एग्जिट पोल के बाद नाकाम कह रहे थे मोदी सरकार को, क्या उस पर मुहर लग गई क्योंकि अब जीत हो गई? नहीं अंजना जी, देखिए अगर आधी आबादी नकार देती है तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि मोहर लग गई। वहां पर लोग सीमांचल में, कोसी में, पूर्णिया में लोग बहुत पीड़ित हैं। मैंने आपको बताया है IIPS की रिपोर्ट की 50% बिहार के एक परिवार का सदस्य पलायन करने को बाध्य हुआ है। उन्होंने प्रताड़ना सही है, तो वो तो कोई भी आप और मैं सहमत नहीं हो सकते सरकार के इस व्यवहार से। खुद शाहनवाज भी सहमत नहीं होंगे कि पुलिस बर्बरता से मारे। आपकी इंडिया आज तक की रिपोर्ट का खुलासा मैंने किया था कि सिर्फ 12% को प्रधानमंत्री जी द्वारा अन्न भेजा जो गया मुफ्त में, वो बिहार के लोगों को मिला है। शाहनवाज जी जवाब दीजिए। कोई नकार नहीं सकता। शाहनवाज जी देखिए, दुबे जी की दुश्वारी ये है कि वो अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी जी उस बेल्ट में गए और वहाँ वो क्यों हारे। और आपको ये भी बता दूं, कई जगह तो आप मुकाबले में नहीं थे, जहाँ जहाँ ओवैसी जीते हैं वहाँ बीजेपी से वो जीते हैं। आप तो लड़ाई में नहीं थे, आप तो 3 नंबर की पार्टी वहाँ हो गए थे। ये जरा निकाल के डाटा देख लीजिए किशनगंज इलाके का। क्या बिहार में इसका जवाब दीजिए। आज तक ने स्टोरी की थी, नहीं देखा था क्या? अरे कोरोना के, देखिए मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय आज आप लोग चुनाव हारे हैं, इसको अच्छे मन से दुबे जी स्वीकार कीजिए ना। अभी भी आप चुनावी भाषण ही कर रहे हैं। बिहार की जनता को यकीन हो गया कि मोदी है तो ये चिंता करेगा, नरेंद्र मोदी है तो कोरोना में भी ध्यान रखेगा, भूखा भी नहीं मरने देगा, चिंता भी करेगा, गरीब को मदद भी करेगा। एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री, हर गरीब को लगता है कि मेरा बड़ा बेटा देश का प्रधानमंत्री है। 3.9 ग्रोथ रेट शाहनवाज जी। अरे भाई ये बहुत बोल दिया आपने, ग्रोथ रेट बोल दिया, इंडस्ट्री पे बोल दिया, जॉब पे बोल दिया, झूठ हल्ला 10 लाख नौकरी का कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ लुटा के होश में आइए, सब कुछ लुट चुका है। आशुतोष जी पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आ चुकी है। कह करके खत्म ही कर दिया। शाहनवाज भाई, ये 19 लाख रोजगार वाला जो आपने वायदा किया है, नीतीश जी तो 10 लाख भी देने के फेवर में नहीं है। वो कहते हैं भाई ये संभव ही नहीं है, असंभव वाली बात है, पैसा नहीं है। तो उस वायदे का क्या होगा? रोजगार की बात कही है, सरकारी नौकरी की नहीं कही है। बिहार में इतना रोजगार उपलब्ध कराएंगे। बिहार, मैंने एक डिबेट में आपको पहले भी कहा था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, बिहार में बहुत दम है साहब। बिहार और बिहारियों में जो दम है वो चुनाव में भी दिखाया, और चुनाव के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई हमारी, क्योंकि बिहार की जनता ने इन सब वादों के बाद भी अगर हमें वोट दिया है तो ये मान लीजिए कि हमारे ऊपर कांटों का ताज है, ये आसान ताज नहीं है। हमको बिहार के लोगों के उम्मीद पर खड़ा उतरना पड़ेगा, हमें बेहतर करना पड़ेगा। हमें बिहार के लोगों ने जो बिहारी मांगे मोड़, उस जो बिहारियों ने सोचा है, वो उस उम्मीद पे हमारी जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री की भी होगी, और देश के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी उसमें सहयोग करेंगे। ये दशक बिहार का दशक होगा, और बिहार के लोगों के लिए जो उम्मीद दिखाई है उस उम्मीद पे खड़े उतरेंगे, ये वचन देते हैं आपको। अब तो चुनाव हो गया। शाहनवाज भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो आप बोल रहे हैं उसको नीतीश जी सुन रहे होंगे, उन्होंने नोट कर लिया होगा आपकी बात को। सवाल ये कि आपने एक तरीके से कह दिया कि पिछले 5 सालों के अंदर वहां कुछ ज्यादा काम वाम हुआ नहीं, अब करना पड़ेगा।
आपने कहा ना कि ये हमारे यहाँ उतना नहीं हुआ था, अपैरल इंडस्ट्री वाली बात या जो कपड़ों वाली बात आपने कही है, नहीं हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बात, बट मेरा सवाल फिर भी वही है कि 19 लाख में मान लीजिए 15 लाख तो आप रोजगार क्रिएट कर देंगे। सरकारी नौकरियों में जो करीब 4 लाख की जो वैकेंसी है, टीचर्स की करीब 40% वैकेंसी है, उसको कब तक भरेंगे? क्या इस बारे में आपकी पार्टी या नीतीश जी कुछ कहने को तैयार हैं? जानना चाह रहा होगा कि मैंने क्या बोला। मैं आपको बता दूं, जो सरकारी पद है उसको भी भरेंगे, लेकिन जो ऐसे स्किल वर्कर हैं, खासकर जो स्किल वर्कर हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पूरे देश में 90% बिहारी हैं साहब। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ बिहार आ जाए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिहार आ जाए, तो बिहारी तो बहुत आगे चले जाएंगे। और वो उन सब चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, उसको करके दिखाएंगे। हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, हम समझ रहे हैं, आपके तंज कटाक्ष को भी समझ रहे हैं और उस कटाक्ष पर भी सही उतरेंगे हम, चिंता मत कीजिए। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार बनाने की नहीं है, सरकार बनाने की नहीं है। आप आलोचना करते रहिए, हमें जगाते रहिए। अच्छा काम है, आलोचक निंदक नियरे रखिए। हम तो कह रहे हैं कि आप निंदा करते रहिए, हम काम करते रहेंगे। आशुतोष जी, आप निंदा करना बंद मत कीजिए। आप पार्टी के कुछ, बीजेपी के कुछ विरले प्रवक्ता है जो मुझको कम से कम आलोचक मानते हैं, बाकी लोग तो दुश्मन मानते हैं। मेरा आपसे सवाल ये कि हरियाणा में अभी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वो लोकल लोगों को नौकरी में 75% की वरीयता देंगे एक तरीके से। क्या बिहार में जो पलायन है, उस पलायन को रोकने के लिए इस संदर्भ में कुछ फैसले किए जाएंगे, किए जा सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बिहार के लोगों की जो उम्मीद अब है उस पे हमें खरा उतरना पड़ेगा। ये सिर्फ चुनाव जीतने से काम नहीं चला, हमारा तो काम, जिम्मेदारी और बढ़ गई। लोगों ने इतना मैंडेट दिया है कि काम करो, हमें काम करने के लिए मौका दिया है और ये काम हमको करना ही पड़ेगा। हमें रोजगार का इशू एड्रेस करना ही पड़ेगा। चुनाव के दूसरे दिन ही दरभंगा से फ्लाइट चल गई, उसके बाद अब भागलपुर से भी एयरपोर्ट बना के फ्लाइट उड़ाना ही पड़ेगा। मैं एक उत्तर दे देता हूं, ये जो बार बार शिक्षकों की नौकरियों की बात कर रहे हैं, वो एडहॉक नौकरी ऑलरेडी, उस पर शिक्षक लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, उसको रेगुलराइज करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार के जो विद्यालय हैं उसमें शिक्षक हैं ही नहीं। जिस आंकड़े को ये बात कर रहे हैं वो उस आंकड़ों में वो सम्मिलित नहीं है। अच्छा, अभय जी कुछ कह रहे हैं, एक बार अभय जी की बात सुन ली जाए। अभय जी बोलिए। रोहित, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आज जो शहनवाज भाई की जो भाषा है वो संगठन में या गठबंधन में बड़े भाई की भाषा है। ओके, ठीक है। अभय जी क्या कह रहे हैं? वो धीरे-धीरे थोड़ा तो पता चलेगा ही। मार्च 2020 में निशंक साहब ने जवाब दिया है संगीत रागी जी लोकसभा में कि बिहार एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसके 2,70,000 शिक्षकों के पद खाली है। और उन्होंने कहा है कि हमने राज्य सरकार को इस संदर्भ में पत्र भी लिखा है। माफ कीजिएगा, आप आपके आंकड़े दुरुस्त करिए। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च ने कहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, आ रही हूँ आपके पास। एक एक करके तमाम मंत्री वहां पर पहुंचते हुए, अब आप देख रहे हैं पीयूष गोयल को, रेल मंत्री को वहां पर पहुंचते हुए। पार्टी दफ्तर में आज जश्न की तैयारी है, बिहार की जीत के लिए ये आयोजन किया गया है और वहीं पर तमाम मंत्री पहुंचते हुए, रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष और रेल मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे। माना जा रहा है अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। 7 बजे के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी और ये तस्वीरें आप यहीं बीजेपी हेडक्वार्टर से देख रहे हैं। देखिए, नौकरियों की बात शुरू जरूर तेजस्वी यादव ने की थी, लेकिन सवाल यही है ना अभय जी, कुल मिलाकर कि आप नौकरियों की भी बात करते हैं तो लोग भरोसा नहीं करते हैं। तेजस्वी ने अपने बलबूते जिस तरह से अपने नेतृत्व को एस्टैब्लिश किया है, उसकी लोग आज भी बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो आपकी लीडरशिप पर है ना, आपके नेताओं पर है। नहीं, देखिए, हमने भी जहां भी हमने वादा किया है, वचन दिया है, उसको पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में हमने कहा था तो 15 महीने की सरकार में 75,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स हुए। वो शेप ले चुकी है इंडस्ट्री, आप कल्पना नहीं कर सकती। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। हाँ, ये अलग बात है
भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक सरकार वहां गिरा दी और जो सत्ता में होता है उसके प्रति इंक्लिनेशन होता है। लेकिन जहां भी राज्य में है, छत्तीसगढ़ हमने किसानों का कर्ज माफ किया, पंजाब में किसानों का कर्ज माफ किया, बिजली का बिल तीनों राज्यों में किसानों के लिए हाफ किया, तो हम अपने वादे पर खरे उतरते हैं और हमारी डेवलपमेंट ओरिएंटेड सोच है। हम बंटवारे में विश्वास नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी रूप से डिलीवरेबल्स पर कोई बात देखिए, कुछ अपना आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके खिलाफ किए गए षड्यंत्र सफल हो जाते हैं अगर वाकई सारे षड्यंत्र ही रचे जा रहे हैं तो। सारी दुनिया, सारी कायनात, सारे षड्यंत्र आपके खिलाफ, तो फिर कुछ कीजिए ना उसे रोकने के लिए। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का कौन सा षड्यंत्र है? पैकेज का मैं चुनौती देता हूं शाहनवाज जी और संगीत अभय जी प्रोजेक्ट वाइज बता सकता हूं। अभय जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है पिछले 1 साल से। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा षड्यंत्र है इसमें? अरे आप क्या कहा, आप क्या भी नॉमिनेशन होता है साहब, कोई दूसरा उम्मीदवार हो तो बताइए। मैं बात पूछ रहा हूँ 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज के 10 आइटम बता दीजिए। चलिए, मैंने आप अपनी बात नहीं करेंगे सर, आप अपनी बात नहीं करेंगे सरफेस ट्रांसपोर्ट के सर। आपने बिहार में जो कैंपेन कमेटी के जो आपके अध्यक्ष थे, उनको अंतिम समय में उनके सारे पावर आप लोगों ने सीज कर लिए थे और यहाँ से रणजीत सुरजेवाला जी जाकर के कमान संभाल रहे थे। बिहार का हिसाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ 5 प्रोजेक्ट मैं तो कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को झुठला दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार के जो आपके कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, उनसे आपने सारी ताकत छीन ली थी और केंद्रीय नेतृत्व जो है वो उसके दिशा निर्देश पर बिहार की कैंपेन कमेटी काम करने लगी थी। बिहार की ये शाहनवाज जी विचार कीजिएगा, वाराणसी चली गई है स्किल यूनिवर्सिटी, ना तो विश्वविद्यालय, वो बक्सर का पावर प्लांट 1300 मेगावाट का, एक यूनिट वहां से नहीं आई, तो परिणाम नहीं है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है और मुझे लगता है कि भविष्य में कम से कम राज्य इन डिलीवरेबल्स पर वोट करेगा बजाय कि बंटवारे की राजनीति के। मैंने दोनों नेताओं को चुनौती दी, 2 प्रोजेक्ट बता दीजिए चलिए जिन्होंने शेप लिया हो। इनको तो पता भी नहीं होगा कौन कौन से प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, ये तस्वीरें एक बार फिर से जरा आपको दिखा दें। हमारे कुछ सहयोगी वहां से जुड़े जिनके साथ हम बातचीत करेंगे और वहां का नजारा वो दिखाएंगे। तमाम मंत्री से लेकर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं और ये बिहार की जीत का जश्न है। बीजेपी की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 74 सीटें उनकी आई हैं और उसी का जश्न, क्योंकि कोरोना काल के बाद सदी में एक महामारी आती है और उस महामारी के बाद के इस काल में बीजेपी की ये परफॉर्मेंस बिहार के चुनाव में एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि आपको बताएं, जो पहला फेज था इन चुनावों का, उसमें एनडीए को 21 सीटें आई थी, महागठबंधन को 48, यानी लगभग डबल का फासला था एनडीए को। लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की रैलियों के बाद एक तस्वीर बदलती चली गई और दूसरे फेज में एनडीए को 52 सीटें आई, महागठबंधन को 42, फासला 10 का हुआ, एनडीए आगे बढ़ी। और तीसरे फेज में जबरदस्त तरीके से महागठबंधन को पीछे छोड़ने में एनडीए कामयाब हुआ और 52 सीटें एनडीए की आई, जबकि 21 पर महागठबंधन तीसरे फेज में रह गया। जब हम स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं बार बार, तो ये इसलिए क्योंकि इन दोनों ही गठबंधन में सीटें बटी थी। कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा था और उनमें से कितनी पर वो जीता, ये तय करता है कि उनकी स्ट्राइक रेट क्या थी। इसमें बीजेपी सबसे आगे है, जिनका 110 सीटों में 74 जीतें दर्ज करने का आंकड़ा है, 67.2% की स्ट्राइक रेट। पिछले चुनाव में 2015 में